गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11th का जो मोशन इन प्लेन लेसन हम जो कर रहे हैं उसका जो सेकंड वीडियो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा एक्स एंड वाई। अभी मैं जेड नहीं ले रहा और यहाँ पे मुझे पहुँचना है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए मेरे दो कोऑर्डिनेट बदलेंगे एक्स एंड वाई। जैसे एक्स में मैं चला इतना x1 और फिर मैं वाई में चला इतना, ठीक है, y1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x1 एंड y1। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से आप सीधा डिस्प्लेसमेंट कर दो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर r1, ठीक है। तो यहाँ पे पहुँचने के हमारे दो तरीके हैं। एक तो आप x1 से पहले x1 चलो फिर y1 चलो, जिसको आप डिस्टेंस टाइप बोल सकते हो। दूसरा है कि आप सीधा पहुँच गए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर मैं यहाँ पहुँचा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर r2। और यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, ठीक है। अभी हम r के बारे में बात नहीं करेंगे कि r कितना होता है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारा है स्केलर्स एंड वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपने क्लास 9th में पढ़ी है। जैसे आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, मोमेंटम इज ए वेक्टर, ठीक है। और स्केलर आपको पता है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो जब मैं एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जिसमें डायरेक्शन है वही वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर होती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है, बट इलेक्ट्रिक करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये मस्ट है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका जो एडिशन है वो अलजेब्रा रूल से नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटी को हम अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक वायर है, इसमें इधर करंट आ रहा है 5 एम्पियर, और ये एक मेरा वायर है दूसरा, इसमें इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। तो मैं देखता हूँ यहाँ मैंने जो एक वायर लगाया उसमें करंट मुझे मिलता है 8 एम्पियर। तो ये हमारा I है, ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है। तो यहाँ मैंने सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दिया इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे इधर 8 एम्पियर करंट दिखता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एक बुक है, इस बुक के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, इस बुक के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है आपका 5 न्यूटन, तो मैं देखता हूँ इस बुक के ऊपर जो नेट फोर्स है वो इधर जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 8 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि इसको हम अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो ये आपका रॉन्ग है। इसको लिखने का जो राइट वे है वो ये है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन एरो होता है, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ अब हमें पता है कि करंट के पास डायरेक्शन होती है, बट करंट इज नॉट कंसिडर्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। वैसे इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जो हमारा एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल के ऊपर एक आदमी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। किधर लगा रहा है? तो मैंने कहा इधर लगा रहा है। जैसे इस डायरेक्शन को ईस्ट कंसीडर कर लो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे, इधर एरो लगाना है और यहाँ पे लिख दोगे 5 न्यूटन। अब मैंने बोला एक बॉल हो रहा है, इस आदमी के ऊपर इस बॉल के ऊपर एक दूसरा आदमी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। तो अब आपको एरो डबल करना पड़ेगा। ये जो एरो है, एरो की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नीट्यूड कि कितना लग रहा है। और ये इसको हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ऐसे हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर।
मोशन इन प्लेन में पढ़ने के लिए वेक्टर्स पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला आर्टिकल है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 इज, जैसे नंबर 2 हमारा होता है एक्सियल वेक्टर, एंड नंबर 1 जो आपका होता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर तो नहीं बोल सकते, देखो जैसे मैंने आपको बोला पोलर, इसका दूसरा जो नाम है वो है पोलर वेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला एक बुक के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर 5 न्यूटन, तो बुक आपको पता है इसका कुछ न कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जिन वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे एक गाड़ी इधर जा रही है उसमें डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक गाड़ी के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, एक गाड़ी में एक्सीलरेशन इधर है, एक गाड़ी का मोमेंटम इधर है, एक गाड़ी की वेलोसिटी इधर है, तो इनका कुछ न कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनको हम बोलते हैं इनिशियल वेक्टर, ठीक है, जिनका कुछ न कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक्सियल वेक्टर या पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन, अच्छा जैसे मैं आपको बोलूं कि ये गाड़ी में एक्सीलरेशन इधर है, तो एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो कोई आपसे बोले कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बताइए, तो आप बोलोगे जिधर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है उधर ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है। दूसरा जो है हमारा एक्सियल या पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, एक्सिस के साथ होती है। जैसे आपको पता है कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक बॉडी जिसके पास कुछ मास है और उसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी है, तो हम बोलेंगे उस बॉडी के पास मोमेंटम है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि मास स्केलर है। अब मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर ही मोमेंटम की डायरेक्शन है। तो जो बॉडी स्टेट मोशन करती है उनका होता है लीनियर मोमेंटम, बट जो बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, गोल घूमती है, उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंगुलर मोमेंटम। अगर मुझे किसी चीज़ को चलाना है, एक्सीलरेट करना है, तो मुझे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मुझे किसी चीज़ को रोटेट करना है देन मुझे उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर मोशन, बट टॉर्क इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी आप लीनियर मोशन पढ़ रहे हो, लीनियर मोशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। आगे जब आपकी 6th यूनिट आएगी तो वहाँ आपका जो यूनिट आएगा वो आएगा रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ें हमारी गोल घूमती है। अब जैसे ये बुक है, अगर मुझे इस बुक को रोटेट करना है तो टॉर्क की जो डेफिनेशन होती है कि टू इक्वल, देखो टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है R क्रॉस F। क्रॉस क्या होता है, डॉट क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो डेफिनेशन होती है कि अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करना चाहते हो तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट के बीच फोर्सेस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होना चाहिए। जैसे अगर मुझे इसको रोटेट करना है, मैंने एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, तो ऐसे खींचूंगा इसको मैं। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस तो है, बट इन फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, एंगल 0 बनेगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं एक फोर्स इधर लगाता हूँ ऐसे, इधर आपकी तरफ, और एक फोर्स लगाता हूँ मैं मेरी तरफ, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अभी हो गए और इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये बुक रोटेट करना शुरू कर देगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टॉर्क। बट टॉर्क इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो रूल है वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे आपको करना क्या है, घर में एक बोतल लेनी है पानी वाली,
उस पानी वाली बोतल को जब हम खोलेंगे ऐसे, तो आप देखोगे कि जैसे ये हमारा ढक्कन है उसका, तो मैं एक फोर्स इधर लगा रहा हूँ और एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं ये वाले दोनों पॉइंट लेता हूँ तो एक फोर्स मैं इधर और इस उंगली से एक फोर्स उधर, और उनके बीच में ढक्कन के ऊपर क्या, ढक्कन का जो डायामीटर है वो क्या बन गया, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो हमारा ढक्कन धीरे धीरे ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, राइट हैंड लेना है। ये जो हमारे हाथ का पाम है इसको हमें रखना है फोर्स की डायरेक्शन में, और इसको हमें रखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्शन में। अब फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स इधर लगाया उस ढक्कन पे, एक फोर्स ले लो, चाहे आप इधर वाला ले लो, चाहे आप इधर वाला ले लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे बनेगा डायामीटर। ठीक है, अगर आप इधर वाला फोर्स लेते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा बनेगा। तो ये जो थंब है ये गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो हम देखते हैं ढक्कन कहाँ रहा है, ऊपर, इसका मतलब टॉर्क कहाँ लग रहा है, ऊपर। ऐसे करोगे तो ढक्कन कहाँ जाएगा, नीचे, इसका मतलब टॉर्क कहाँ लग रहा है, नीचे। ठीक है, इसको डिटेल में हम कर लेंगे। तो अभी एक बार आपको पता होना चाहिए ये जो वेक्टर्स होते हैं जैसे टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, ये एक्सियल या पोलर वेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग दी एक्सिस हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टाइप्स। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मैं आपको बता चुका हूं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को हम तीन तरीके से ऐड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड हमारा है पॉलीगन लॉ। ठीक है, वेक्टर्स को एडिशन कैसे करना है, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ मैंने एक बुक रखी, फर्स्ट हम करते हैं ट्रायंगल लॉ। यहाँ मैंने एक बुक रखी, पहले मैंने बुक के ऊपर इधर फोर्स लगाया, कितना, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, तो आपने एरो बना दिया। फिर मैंने आपको बोला कि मैंने बुक के ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ 5 न्यूटन, तो थोड़ा एरो छोटा करेंगे। ठीक है, 5 न्यूटन। तो ये बुक, बस ये बुक की इनिशियल पोजीशन हुई, ये बुक की फाइनल पोजीशन हुई। दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर, कि दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करनी चाहिए। ठीक है, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो आपको पता है रिजल्टेंट हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा ऐसे, मतलब बुक हमारी ऐसे गई है टाइप से, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो दिस रिप्रेजेंट दी रिजल्टेंट। तो ये मेरा आप बोल दो वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, देन रिजल्टेंट इक्वल आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और रिजल्टेंट शुड बी टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, टेल से टेल, हेड से हेड। मैंने आपको बोला पहले बुक इधर गई, आपने एरो इधर बनाया, फिर मैंने आपको बोला बुक ऊपर गई, तो आपने एरो इधर बनाया, बुक वहाँ है। अब ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, देन फाइनली बुक कहाँ गई, तो आंसर है दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल। तो आपने एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और ये हमें क्या देगी, रिजल्टेंट मीन्स फाइनली बुक हमारी ऐसे गई। बात समझ गए? तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये तो मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म में। अब जैसे एक चीज़ और, इसको करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 7 इज ए नंबर, तो 7 इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे लिख दिया। बट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम लिखेंगे एरो से। इसका मतलब है कि क्वांटिटी हमारी ए जो क्वांटिटी है वो कैसी है, वेक्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ए क्वांटिटी हमारी वेक्टर है, और वेक्टर है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर मैं इसको इक्वल लिखूं तो ये तो बन गया मेरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब किस चीज़ की कमी रहती है, डायरेक्शन की, और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ लगाऊंगा एक यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ए कैप, और इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके पास सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, वो
उनके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा तो हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखो ये एक वेक्टर ए है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसको मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड, और उसके बाद में क्या लिखा, डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए ले लो, इसका मैग्नीट्यूड ले लो। अगर सिंपल ए लिया और आपने मैग्नीट्यूड नहीं लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मुझे किसी वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो ए कैप किसके इक्वल आएगा, तो आंसर है दिस इज कॉल्ड फुल वेक्टर एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ऐसे हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला ये एक बुक है, इसके ऊपर मैंने इधर फोर्स लगाया, दैट इज 4 न्यूटन। इधर लगाया, ईस्ट की तरफ लगाया। देखो अब जैसे ये जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है। एक्स डायरेक्शन में जैसे एक आदमी चलता है 10 मीटर, तो 10 तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ और एक्स डायरेक्शन हुई। वो एक्स डायरेक्शन शो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर, और हम वो यूनिट वेक्टर लगाते हैं आई कैप। मतलब एक्स डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आई कैप से, वाई डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा जेड से, और जेड डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा के कैप से। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 आई कैप। अब समझ गए, 4 तो हुआ मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या दे रहा है कि वो किधर जा रहा है, एक्स की तरफ। उसके बाद में वो जो बुक है वो कहाँ जाती है, ऊपर। कितना, 3। ये हुआ 3, किधर जा रही है, वाई की तरफ, तो इसको हमने क्या लिखा, 3 जे कैप। देन फाइनली बुक कहाँ गई, तो आंसर है दिस इज द पोजीशन वेक्टर या रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये तो हुआ वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। अब आपसे कोई ये बोल दे कि ये जो रिजल्टेंट है ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको कि ये जो आर होगा ये होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नाउ आर इक्वल टू अंडर द रूट ए, इसका मैग्नीट्यूड। देखो रिजल्ट, कोई आपसे बोल रहा है रिजल्टेंट कितना, मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो 4i का मैग्नीट्यूड कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। 3i का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी 3j का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आएगा, r आ जाएगा 5। तो 5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। बात समझ गई। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरा एक वेक्टर ए है, ये मेरा एक वेक्टर बी है, एंड दिस इज द रिजल्टेंट। वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब मैं ट्रायंगल लॉ पे आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे देखो, मैंने किसी ने आपको बोला कि दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, देन फाइंड आउट ए प्लस बी एंड बी प्लस ए। ये दोनों आपको निकालने हैं। तो अगर मुझे a प्लस बी चाहिए तो पहले a को ले लो। a की डायरेक्शन इधर है तो ये एरो बना दिया आपने ऐसे सेम। अब आपको क्या चाहिए, b चाहिए। b किधर है, इधर है। कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके हेड से। तो b है आपका इधर। तो दिस इज द रिजल्टेंट r। ये वेक्टर r किसके इक्वल होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के। अब मुझे क्या चाहिए, b प्लस a। तो पहले किसको बनाना है, b को। तो ये रहा आपका b। अब किसको लेना है, a को। a को कहाँ से स्टार्ट करोगे, इसके हेड से। a कहाँ है, ऐसे है। तो दिस इज द a एंड दिस इज द रिजल्टेंट। देखो दोनों रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू b प्लस a। एक एग्जाम्पल और देख लो।
जैसे किसी फॉर एग्जांपल हमारा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, देन फाइंड आउट ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए ले लो, ए इधर है, अब किसको लेना है, बी को, बी कहाँ है, ऊपर है, देन दिस इज द रिजल्टेंट। अब आपसे बोला बी प्लस ए बताओ, तो पहले किसको लेना है, बी को, अब किसको लेना है, ए को, ए कहाँ है, इधर है, कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके हेड से, ऐसे मत कर देना, डायरेक्शन बदल जाएगी। दिस इज द ए एंड दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो आप दोनों रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।